नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। लिखा हुआ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये थे आपके मदन मोहन मालवीय। तो स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इनके जीवन परिचय के बारे में भी जानेंगे। और मैं सीधा पढ़ना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अपनी तरफ से यहाँ पे बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। तो लेक्चर मैंने पूरा बना रखा है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं आपका किसके बारे में, आपका BHU के बारे में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में। लिखा हुआ है कि स्थापना कब हुई? तो लिखा हुआ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 को की थी। इस सेंट्रल विश्वविद्यालय, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, की स्थापना करने में मदन मोहन मालवीय का साथ डॉक्टर एनी बेसेंट जैसी महान हस्तियों ने भी दिया था। इसकी स्थापना संसदीय कानून BHU एक्ट 1915 के तहत की गई थी। इतना ही नहीं, इसने स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये भारत में शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया था। किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, ये भी देख लेते हैं। तो BHU की स्थापना करने के कई उद्देश्य थे, जिसमें से कुछ प्रमुख ये हैं। हिंदू शास्त्रों और संस्कृत साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही आमतौर पर कला और विज्ञान की सभी शाखाओं में सीखने और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी इसकी स्थापना की गई थी। धर्म और नैतिकता द्वारा शिक्षा के रूप में युवाओं में चरित्र निर्माण को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब बात करते हैं जो आपके ऑप्शन थे। तो जो पहला ऑप्शन था वो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में था। जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले महान राजनीतिक विचारक, जिसके प्रभाव से आज भी हम मुक्त नहीं हो पाए। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे, तो इसलिए कि वह विरोधियों को हराने में नहीं, उन्हें जीतने में विश्वास करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले पर गोविंद रानाडे का प्रभाव था। उन्होंने एक बार कहा था, मैं रानाडे साहब के साथ मिलकर गलत काम करके भी संतुष्ट हूँ, पर उनसे अलग होकर मैं कोई काम नहीं करूँगा। महात्मा गांधी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं, गोखले हर बात में रानाडे का जिक्र ले आते थे। रानाडे ये कहते हैं, गोखले का उवाज था, मतलब हर बात में ये बोलते थे कि रानाडे ये कहते थे, वो कहते थे। रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। याद रखना, कभी अगर पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो वो थे गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। और बाकी तो आपको पता है कि जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे चलते हैं। 22 वर्ष की उम्र में बंबई विधान परिषद का सदस्य बनने के साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक जीवन शुरू हो गया था। 1890 में वे कांग्रेस के सदस्य बन गए। सरकार की भू राजस्व संबंधी नीति पर उन्होंने असरदार भाषण दिए। गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने तत्कालीन भारतीय राजनीति और प्रशासन में क्रमिक सुधारों का पक्ष लिया था और यकायक स्वशासन की मांग को अव्यावहारिक माना था। पूना कांग्रेस अधिवेशन में उनका कहना था कि अच्छे या बुरे हेतु हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं ब्रिटेन के साथ जुड़ गई हैं और कांग्रेस उन्मुक्त रूप से स्वीकार करती है कि हम जिस प्रगति की इच्छा रखते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही है। ब्रिटिश सरकार के अनन्य भक्त थे, क्योंकि आते किस में से थे, मॉडरेट्स में से आते थे ना, आपके नरम दल से आते थे। तो लिखा हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले व्यवहारिक राजनीतिक बुद्धि के धनी थे, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों की न्याय और उदारता की भावना को उकसाकर हिंदुस्तान को उनके साम्राज्य के भीतर ही स्वायत्तता दिलाने के पक्षधर थे। लेकिन ये बात तिलक और गरम दल के सदस्यों के गले नहीं उतरनी थी। गोखले का विचार था कि उग्रवादी साधनों से भारत का अहित होगा। एक बार लॉर्ड हार्डिंग ने उनसे पूछ लिया, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि 1 महीने में ही ब्रिटिश ये देश छोड़ देंगे? उनका जवाब था, मुझे बेहद खुशी होगी, लेकिन इससे पहले कि आप लोग लंदन पहुंचे हम आपको वापस आने के लिए तार टेलीग्राम कर देंगे। तिलक स्वराज्य पर जोर देते थे। अब याद रखना, स्वराज किताब किसकी लिखी हुई है? महात्मा गांधी की। स्वराज्य पे बात की है तिलक ने, सेल्फ गवर्नेंस पे। तो लिखा, लेकिन वह अंग्रेजों को इस बात के लिए भी आभार मानते थे कि उन्होंने आकर देश में शांति व्यवस्था लागू की। वह कहते थे, भारत में किसी भी समय अव्यवस्था पैदा करना कोई कठिन काम नहीं है। यहाँ तो शताब्दियों तक होता रहा है, परंतु इस एक शताब्दी के समय में अंग्रेजों ने यहाँ जो शांति और व्यवस्था स्थापित की है उसका विकल्प खोज लेना आसान नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने की बात भी वो करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो उन्होंने 1903 में अपने एक बजट भाषण में कहा था कि भावी भारत दरिद्रता और असंतोष का भारत नहीं होगा, बल्कि उद्योगों, जागृत शक्तियों और संपन्नता का भारत होगा। वे पाश्चात्य शिक्षा को भारत के लिए वरदान मानते थे और इसका अधिकारिक या अधिकाधिक विस्तार चाहते थे।
उनका मानना था कि देश की तत्कालीन दशा में पाश्चात्य शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य भारतीयों को पुराने जीर्ण शीर्ण विचारों की दास्ता से मुक्त करना होगा। ठीक उसी प्रकार उन्होंने सरकार को यह विचार दिया कि प्राथमिक शिक्षा को 6 से 10 वर्षों तक के बच्चों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। अब जानते हैं आप कि 6 साल तक के, अब तो आपका जैसा फंडामेंटल राइट्स है या फिर आपका जो क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है या डीपीएसपी, तीनों में इस चीज़ को जोड़ दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। और इसके खर्च को सरकार और संस्थाएं उठाएं। सरकार इस बात के लिए राजी नहीं थी। उसका मानना था कि शिक्षा के प्रसार से अंग्रेजी साम्राज्य को दिक्कत होगी। गोखले ने अपनी तर्क बुद्धि से उन्हें समझाया कि सरकार को अनपढ़ लोगों से ही डरना चाहिए, पढ़े लिखों से नहीं। आगे लिखा हुआ है, नौकरशाही के केंद्रीकरण पर प्रहार किया था। तो गोखले ने नौकरशाही के हाथों में शक्ति के केंद्रीकरण की बुराइयों को उजागर किया और देश के प्रति शोषणवादी अर्थनीति की भी तार्किक आलोचना की। 1905 में लंदन के न्यू रिफॉर्म्स क्लब में दिए भाषण में उन्होंने कहा कि नौकरशाही के 3 मुख्य दोष हैं: केंद्रीकरण, भारतीय शिक्षित वर्ग को सत्ता से बाहर रखना और हर मसले में अपनी सत्ता के हितों का ख्याल रखना। सरकारी मशीनरी को हल्का करने पर भी उन्होंने जोर दिया। तो लिखा हुआ है, गोखले ने सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार लोक कल्याणकारी हो और इससे संबंधित कार्यक्रमों पर अधिक खर्च करे, अपने मुस्लिमों की संख्या घटाए, सैनिक व्यय कम करे और प्रशासनिक सुधार में जोर लगाए। उन्होंने शिकायत की थी कि सरकार सफाई जैसे जरूरी जन कल्याण कार्यों पर ध्यान नहीं देती है। गोपाल कृष्ण गोखले के ही प्रयासों से नमक पर लगने वाला टैक्स 2.5 रुपये प्रति मन से 8 आने प्रति मन तक कर दिया गया था। सत्ता की विकेंद्रीकरण और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के लिए उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक का भी विरोध किया था, जो शायद से आई थिंक मुझे याद है 1904 में आया था। सरकार विश्वविद्यालयों पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी और वे इसके विरोध में थे। वे न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथकीकरण के भी पक्षधर थे, जो आज भी होना चाहिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो क्या होना चाहिए, काम करने का जो सलीका होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए, दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे, तो वह हिंदू मुस्लिम एकता को भारत के लिए कल्याणकारी मानते थे। उनका कहना था कि बहुसंख्यक होने और शिक्षा की दृष्टि से उन्नत होने के कारण हिंदुओं का कर्तव्य है कि सामान्य राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में अपने मुस्लिम भाइयों के सहायक बने। जिन्ना को वह हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सबसे बड़ा पैरोकार मानते थे। गांधी के साथ साथ वे जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। ये भी याद कर लेना कि केवल आपके कौन, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु नहीं थे, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु कौन थे आपके, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। गोखले एक ऐसे राजनीतिक विचारक थे जो राजनीति में आध्यात्मिक अवधारणा लेकर आए थे। उनके द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये जरूर याद रखना, ये इन्होंने स्थापित की थी, का एक मुख्य उद्देश्य राजनीति और धर्म में समन्वय करना था। गांधी ने इसलिए उन्हें अपना गुरु कहा था। अच्छा, जब कर्जन के शासन की तुलना गोखले ने औरंगजेब से की थी, तो ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश सरकार के घोर पक्षधर गोखले को जब अंग्रेज सत्ता का असली चेहरा दिखा तो वह मायूस हो गए। 1905 में कांग्रेस ने बनारस सम्मेलन में उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, 7 वर्षों तक रहे लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत हुआ। मैं इसकी तुलना हमारे इतिहास के औरंगजेब के शासन से करता हूँ। हमें इन दोनों शासकों में अनेक समानताएं मिलती हैं। अत्यधिक केंद्रीकृत शासन, स्वेच्छाचारी व्यक्तिगत फैसले, अविश्वास और दमन। वे आगे कहते हैं कि कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि कर्जन ने भारत को मजबूत किया है। 100 वर्षों से अधिक समय तक भारत इंग्लैंड के लिए ऐसा देश बन गया है जहां से पैसा इकट्ठा कर अन्यत्र खर्च किया जा रहा है। इस देश की अपार दौलत देश से बाहर ले जाई गई है। गांधी का स्वदेश आंदोलन इनकी ही देन था। तो लिखा हुआ है कि आज जब मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया के बीच बहस जारी है, हम बात जान ले कि गोखले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी विचार पर जोर दिया था। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति और इतिहासकार प्रोफेसर के.एल. कमल कहते हैं कि उन्होंने स्वदेशी को प्रोत्साहन देते हुए बताया था, यह देशभक्ति के साथ साथ एक आर्थिक आंदोलन भी है। प्रोफेसर कमल उन्हें उदारवादियों का सिरमौर और भारत के संवैधानिक विकास का जनक मानते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि भारतीय परिवेश में पाश्चात्य राजनीतिक परंपरा के विलय की बात कही थी। जब गांधी ने उन्हें घोड़ा गाड़ी रखने पर टोका था, तो लिखा हुआ है, गोखले गांधी से लगभग 2.5 साल बड़े थे। गांधी ने अपनी किताब स्वराज में लिखा है, एक बार मैंने उन्हें घोड़ा गाड़ी के बजाय ट्रेन कलकत्ता में चढ़ने वाली छोटी ट्रेन जो होती थी से सफ़र करने की सलाह दी। वह आगे लिखते हैं, गोखले दुखी हो गए और कहा, क्या तुम भी मुझे नहीं पहचान पाए? मैं जो भी कमाता हूँ सब अपने आप पर नहीं खर्च करता। घोड़ा गाड़ी से इसलिए चलता हूँ कि कई लोग मुझे जानते हैं और अगर मैं ट्रेन से सफ़र करूँ तो मेरे साथ अन्य यात्रियों को भी दिक्कत होगी। जब तुम्हें काफ़ी लोग जानने लग जाएंगे तब इसका एहसास होगा तुम्हें। और ऐसा हुआ भी गांधी जी के साथ। जोसेफ लेवीवेल्ड ने गांधी पर लिखी किताब द ग्रेट सोल में लिखा है
कि एक बार गांधी की ट्रेन को कानपुर के स्टेशन पर लोगों के दर्शनार्थ रोक लिया गया था। लोग सिर्फ उनकी झलक देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर टूट पड़े थे। कई दिनों से कम नींद लेने के कारण गांधी जी में चिड़चिड़ापन आ गया था। इस सब को देखकर गांधी जी गुस्से में अपना सर दोनों हाथों से पीटने लगे थे। आज हम इस बात पर बहस करते हैं कि गोखले एक कमजोर और नरम दलीय राजनेता थे जिन्होंने सरकार की ही हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन ये गलत मूल्यांकन है। गोखले भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन की विचारधारा के पितामह थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज का मंत्र या स्वराज का मंत्र दिया। पट्टाभी सीतारामैया कहते हैं, गोखले विरोधियों को हराने में यकीन नहीं रखते थे, वे विरोधियों को जीतने में विश्वास रखते थे। पट्टाभी सीतारामैया का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो आपका सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ आपके उठे थे। आई थिंक हरिपुरा सेशन था, हरिपुरा सेशन था। त्रिपुरी पहला था, हरिपुरा सेकंड वाला था, जो आपका 1939 वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नाम आता है पंडित मदन मोहन मालवीय का। तो महामना के नाम से जाने जाते थे। 1857 की क्रांति की सफलता के बाद भारतीय जनमानस निराश हो गई थी। ऐसे में 25 दिसंबर 1861 को तीर्थराज प्रयाग में बालक मदन मोहन का जन्म हुआ। उन्होंने आगे चलकर न केवल भारतीय संस्कृति का संरक्षण किया, वरन शिक्षा के द्वारा परंपरागत तथा आधुनिक ज्ञान विज्ञान के समन्वित विकास एवं प्रसार से पराधीन राष्ट्र के आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान को बढ़ाया। अच्छा, बात करूं तो जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी NDA 1.0 आपकी 2014 में, तो भारत रत्न 2 व्यक्तियों को दिया गया था और दोनों व्यक्ति 25 दिसंबर को ही पैदा हुए थे। एक थे आपके मदन मोहन मालवीय और दूसरे थे आपके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, आगे चलते हैं। तो मदन मोहन मालवीय के पितामह प्रेमधर जी संस्कृत के बड़े विद्वान थे। धर्म के प्रति उनकी बड़ी गहरी निष्ठा थी। पितामह की तरह पितामही भी, पितामही मतलब पिता के पिता नहीं, पिता की शायद से पत्नी भी धर्मनिष्ठ और शील संपन्न थी। पितामह होता है दादा, तो पितामही होती दादी, ठीक है ना। पिता पंडित ब्रजनाथ पंडित प्रेमधर की तरह ही धर्मनिष्ठ जब संस्कृत के विद्वान तथा राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। परिवार की आर्थिक दशा काफी दयनीय होते हुए भी वह कभी दान नहीं लेते थे। मदन मोहन की माता श्रीमती मूना देवी जी स्वभाव की बड़ी सरल और हृदय की बड़ी कोमल थी। मदन मोहन पर परिवार की आर्थिक दशा का, माता के शील तथा स्नेह का, पिता और पितामह के धर्म के प्रति अनुराग का गहरा प्रभाव था। उनका जीवन धर्मनिष्ठ, भगवत भक्ति, दीनबंधु समाज सेवी के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने अपनी 75वीं वर्षगांठ पर कहा था, पितामह पितामही, पिता और माता बड़े धर्मात्मा, सदाचार और निस्वार्थ ब्राह्मण थे। उन्हीं के प्रसाद से मैं इतना काम कर सका हूँ। मदन मोहन मालवीय को 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ कराया गया था। उन्हें प्राच्य और पाश्चात्य दोनों ही तरह की शिक्षाओं का गहरी से अनुशीलन करने का अवसर मिला था। प्राच्य होता है मतलब जो भारतीय संस्कृति पर आधारित है, पाश्चात्य मतलब जो आपका कैसा विदेशी आधारित है। पहाड़ा एवं सामान्य गणित पढ़ने में वे एक महाजनी पाठशाला में जाते थे। उसके उपरांत उन्होंने धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में संस्कृत, धर्म और शारीरिक शिक्षा पाई। फिर वे धर्म प्रवर्धनी पाठशाला के विद्यार्थी बने। इस प्रकार उन्हें परंपरागत भारतीय ज्ञान, धर्म, दर्शन का अच्छा अभ्यास हो गया था। सन 1868 में प्रयाग में गवर्नमेंट हाई स्कूल खुला। मदन मोहन ने इसमें प्रवेश लिया या बड़े परिश्रम से अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की। साथ ही साथ वे संस्कृत का भी ज्ञान प्राप्ति करते थे। एंट्रेंस उत्तीर्ण करने के उपरांत मदन मोहन म्योर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ने लगे। मासिक छात्रवृत्ति मिल जाने से उनका आर्थिक संकट कुछ हद तक कम हुआ। 1881 में FA की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वे MA की परीक्षा में नहीं बैठ सके। उन्होंने सरकारी उच्च विद्यालय में पहले 40 रुपये में और बाद में 60 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापक पद स्वीकार कर लिया। समाज सेवा के प्रति मदन मोहन मालवीय की लगन छात्र जीवन से ही दिखती है। समाज सेवा हेतु छात्र जीवन में ही उन्होंने साहित्य सभा एवं हिंदू समाज नामक संस्थाओं की स्थापना की थी। सरकारी नौकरी महामना को बांधे नहीं रख सकी। 3 वर्षों तक सरकारी नौकरी में रहने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1886 में कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में महामना के भाषण ने राष्ट्रीय नेताओं को काफी प्रभावित किया। अब वे कला कौकर आकर दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का संपादन करने लगे। 1887 से 89 तक इस कार्य को सफलतापूर्वक किया। महामना की बहुमुखी प्रतिभा इसी तथ्य से स्पष्ट थी कि समाचार पत्र के संपादन के साथ साथ उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी जारी रखी। 1891 में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण कर आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। अधिवक्ता के रूप में महामना को बहुत अधिक सफलता मिली और उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई।
अब उनका सामाजिक राजनीतिक कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया था। वे देश को राजनीतिक नेतृत्व के लिए तैयार थे। 1909 और 1918 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस प्रकार वे देश के अग्रणी नेता के रूप में कांग्रेस और देश को नेतृत्व प्रदान करते रहे। महामना मूलतः एक शिक्षाविद और एक अध्यापक थे। भारत राष्ट्र की नींव को मजबूत करने हेतु वे शिक्षा का प्रचार प्रसार चाहते थे। इसी सपने को साकार करने के लिए 4 फरवरी 1916 को विद्या की नगरी बनारस में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। जीवन प्रयत्न वे देश, समाज और राष्ट्र की सेवा करते रहे। अंततः 12 नवंबर 1946 सूर्य के अवसान बेला में इस महामानव का देहावसान हो गया। मतलब ये व्यक्ति स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता नहीं देख पाए। महामना का जीवन दृष्टि अगर देखें तो महामना के जीवन दृष्टि के 2 आधार थे, ईश्वर भक्ति और देशभक्ति। इन दोनों का उत्कृष्ट संश्लेषण, ईश्वर भक्ति का देशभक्ति में अवतरण तथा देशभक्ति की ईश्वर भक्ति में परिपक्वता उनकी जीवन दृष्टि का विशेष पक्ष था। महामना का विश्वास था कि मनुष्य के पशुत्व को ईश्वरत्व में परिणत करना ही धर्म है। महामना सच्चे अर्थों में तपस्वी थे। सात्विक तप के सारे पक्ष उनमें विद्यमान थे। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित कायिक, वाचिक और मानसिक तप के वे साधक थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह से स्वयं को बचाना, सदा शुद्ध संकल्प युक्त रहना, विषय वृत्ति पर विजय प्राप्त करना, व्यवहार में छल कपट से अपने को दूर रखना उनका मानसिक तप था। असत्य, दुखदायी, अप्रिय और खोट वचनों का त्याग तथा प्रिय, सत्य, मधुर शब्दों का प्रयोग उनका वाचिक तप था। दूसरों की सहायता करना, समाज की सेवा करना, देश और जाति के लिए अपने शरीर का होने वाले कष्टों की परवाह न करके उनका शारीरिक तप था। महामना प्रखर राष्ट्रवादी और उच्च कोटि के देशभक्त थे। देश की स्वतंत्रता, राष्ट्र के गौरव की वृद्धि तथा जनता की सर्वांगीण उन्नति उनकी देश सेवा के मुख्य लक्ष्य थे। वे जाति, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र के आधार पर भारतीयों के मध्य बढ़ते हुए दुराव को समाप्त कर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र और संप्रभु देश के रूप में देखना चाहते थे। महामना का कार्य क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक था। समाज सेवा का शायद ही ऐसा कोई पक्ष हो जो उनके कार्य परिधि में न आया हो। सनातन धर्म का प्रचार, प्राचीन भारतीय संस्कृति का उत्थान, हिंदू हितों की रक्षा, हिंदी का प्रचार, गौ माता की सेवा, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, स्वयं सेवकों का संगठन, ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की वृद्धि, शिक्षा का विस्तार, मल्लशालाओं का उद्घाटन, वंचितों के कष्टों का निवारण, हरिजनों का उत्थान, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की प्रतिष्ठा, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, प्रगतिशील सिद्धांतों का प्रतिपादन, देश काल के अनुकूल संस्कृति का विकास आदि सभी क्षेत्रों में उनका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महामना आदर्शवादी विचारक थे। महामना के आदर्शवादी विचारक एवं शिक्षा शास्त्रीय होने में कोई संदेह नहीं है। वे शिक्षा को अध्यात्म से अलग नहीं करते थे। उन्हें सनातन या उद्देश्य से विश्वविद्यालय को आवासीय बनाया गया। इस प्रकार महामना अध्यापक और विद्यार्थी दोनों से ही उत्तम चरित्र और श्रेष्ठ व्यवहार की आशा रखते थे। महामना द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाएं देख लेते हैं। तो लिखा हुआ, महामना मदन मोहन मालवीय शिक्षा को राष्ट्र की उन्नति का अमोघ अस्त्र मानते थे, अतः उन्होंने शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना अपने जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया। इसके लिए वे किसी भी से भी दान लेने में संकोच नहीं करते थे, पर दान के धन को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और विकास पर ही लगाते थे, व्यक्तिगत कार्यों हेतु नहीं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं का निर्माण किया। पहला आता है हिंदू बोर्डिंग हाउस। तो महामना उचित शिक्षा हेतु छात्रावास के महत्व को समझते थे, अतः उन्होंने 1901 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के म्योर सेंटर कॉलेज के लिए 230 कमरों का एक विशाल छात्रावास का निर्माण कराया। यह छात्रावास 1903 में बनकर तैयार हुआ। इसके निर्माण में 2.5 लाख से अधिक रुपए खर्च हुए थे, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि उन्हें प्रांतीय सरकार से मिली थी। शेष राशि उन्होंने चंदा से इकट्ठे की थी। प्रारंभ में इस छात्रावास का नाम मैकडोनल्ड हिंदू बोर्डिंग हाउस रखा गया, पर महामना के देहावसान के उपरांत इसका नाम बदलकर मालवीय हिंदू बोर्डिंग हाउस कर दिया गया। दूसरा आता है गौरी पाठशाला। तो लिखा, महामना सारे समाज की उन्नति के लिए नारी शिक्षा को आवश्यक मानते थे। वे देश सेवा के लिए नारी को भी उतना ही महत्व मानते थे जितना पुरुष को। वे तेजस्वी और सुशील माताएं चाहते थे। महामना छात्राओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और चरित्र गठन पर पढ़ाई से कम जोर नहीं देते थे। वे कहते थे कि वही चरित्र जो स्त्री शिक्षा का पावन स्रोत है, स्रोत कलुषित होने से शिक्षा विकृत होकर हानि पहुंचती है। सन 1904 में मालवीय जी ने राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन और बालकृष्ण भट्ट के सहयोग से गौरी पाठशाला की स्थापना की थी। यह आजकल उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय हो गया है। आगे आता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो लिखा हुआ है, अपने सपनों एवं उद्देश्यों को साकार रूप देने के लिए तथा शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए महामना ने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1 अक्टूबर 1915 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था। 4 फरवरी 1916 को भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया था। यह विश्वविद्यालय अपने में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं समाहित किए हुए हैं। अंग्रेजी साहित्य और आधुनिक
मानविकी और विज्ञान के साथ साथ हिंदू धर्म एवं विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति एवं विभिन्न प्राच्य विधाओं का अध्ययन इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। कला संकाय में विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों के साथ साथ प्राचीन भारतीय विद्वानों के विचारों और सिद्धांतों का भी ज्ञान शामिल है। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों को कांट और हीगल के साथ, कांट जो आपके थे, ठीक है ना, जो आपके दर्शन शास्त्र के आपके जाने माने आपके दर्शन शास्त्री माने जाते हैं, और अनिवार्यता कपिल और शंकर के सिद्धांतों का भी अध्ययन करना होता था। राजनीति के विद्यार्थियों को भारतीय राजनीतिक विचारों और संस्थाओं का अध्ययन करना होता था। महामना स्वतंत्र विचारों के निर्भीक व्यक्ति थे। उनके योग्य संरक्षण में विश्वविद्यालय को राजनीति शास्त्र विभाग में स्वतंत्रता प्राप्ति के 1.5 दशक पूर्व ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक विचार तथा समाजवादी सिद्धांत का इतिहास आदि विषयों का अध्यापन स्वतंत्रता के वातावरण में पूरी निष्ठा के साथ किया जाता था। दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए यह अकल्पनीय बात थी। मतलब मान के चलो 1.5 दशक पहले, 15 साल पूर्व ही इन चीज़ों पर बात होने लग गई थी। महामना आर्थिक विकास में आधुनिक विज्ञान और तकनीक की भूमिका से भली भांति परिचित थे। धन की कमी होने के बावजूद महामना ने विश्वविद्यालय में धातु विज्ञान, खनन विज्ञान, भू विज्ञान, विद्युत इंजीनियरिंग, देख लो तो केवल ये नहीं मान सकते, देखो ना, यांत्रिक इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, शिल्प, औषधि निर्माण, चिकित्सा की शिक्षा आदि की समुचित व्यवस्था कराई थी। मैंने बताया था शुरुआत में कि ये चाहे आपका कैसे हो, चाहे वो कल्चरल हो या फिर आपका किस तरीके का आपका बोल सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा हो, दोनों पे इन्होंने ध्यान दिया था। ठीक है ना। विश्वविद्यालय का निरंतर विकास हो रहा था। इसके 3 संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ द एग्रीकल्चर साइंस काफ़ी प्रसिद्ध है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में 14 संकाय और 100 से भी अधिक विभाग है। मुख्य परिसर में लगभग 60 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के समीप एक नवीन परिसर, राजीव गांधी परिसर ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। भाई यह है कि विकास की इस रफ्तार में कहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना के उद्देश्यों को विस्मृत न कर बैठे, मतलब भूल न जाए। अच्छा, बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। मोतीलाल नेहरू पिता हैं किनके? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के। तो लिखा हुआ है भारतीय राजनेता और वकील थे। मोतीलाल नेहरू जन्म 6 मई 1861 को और मौत हो गई थी 6 फरवरी 1931 को। जब आपका नेहरू रिपोर्ट आया था उसके 3 साल बाद, 1928 में आई थी ना, 3 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक कार्यकर्ताओं में से थे। जलियांवाला बाग कांड के बाद 1919 में अमृतसर में हुई कांग्रेस के वे पहली बार अध्यक्ष बने और फिर 1928 में कलकत्ता में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मोतीलाल नेहरू का जन्म आगरा में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर था। वह पश्चिम ढंग की शिक्षा पाने वाले प्रथम पीढ़ी के गिने चुने भारतीयों में से थे। वह इलाहाबाद के म्योर केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षित किंतु बीए की अंतिम परीक्षा नहीं दे पाए थे। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज से बार एट लॉ की उपाधि ली और अंग्रेजी न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य प्रारंभ किया। मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल नेहरू उनके एकमात्र पुत्र थे। उनकी 2 कन्याएं भी थी। उनकी बड़ी बेटी का नाम था विजयलक्ष्मी पंडित, आप जानते हैं जैसे, और जो आगे चलकर विजयलक्ष्मी पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। उनकी छोटी बेटी का नाम कृष्णा था, जो बाद में चलकर कृष्णा हटी सिंह कहलाई। लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी वकालत छोड़कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कार्य किया। 1923 में उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ कांग्रेस पार्टी से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये हमेशा याद रखना, 1923 में स्वराज पार्टी के संस्थापक रहे हैं आपके मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास। 1928 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के वे अध्यक्ष चुने गए थे। 1928 में कांग्रेस द्वारा स्थापित भारतीय संविधान आयोग के भी वे अध्यक्ष रहे। इसी आयोग ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक आलीशान घर बनवाया और उसका नाम आनंद भवन रखा था। इसके बाद उन्होंने अपना पुराना वाला घर स्वराज भवन कांग्रेस दल को दे दिया था। मोतीलाल नेहरू का 1931 में इलाहाबाद में निधन हुआ। नेहरू परिवार के दिल्ली में सबसे पहले पूर्वज राजकौल थे। बात करते हैं अब महात्मा गांधी के जीवन कर्म की। तो वैसे तो आप सभी को महात्मा गांधी के बारे में सारी चीज़ें पता होंगी, पर मैं यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक लेके आया हूँ। कर्म लेके आया हूँ। 2 अक्टूबर 1869 जब उनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 जब उनका देहावसान हुआ था, तब तक जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैं लिख के लाया हूँ यहाँ पे। और इन चीज़ों को आपने क्या करना है, नोट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आती है वो आती है 1869 में। तो जन्म 2 अक्टूबर पोरबंदर काठियावाड़ में, माता पुतलीबाई और पिता करमचंद गांधी। आई थिंक चौथी पत्नी के थे बेटे थे। करमचंद गांधी की आई थिंक 4 शादियाँ थी या 5 शादियाँ थी, उनमें से चौथी पत्नी के पुत्र थे। तो पिता के साथ इतने अच्छे रिलेशन तो नहीं थे क्योंकि, पर माँ के साथ काफ़ी ज़्यादा घुले मिले थे। 1876 में बात करें तो परिवार राजकोट आ गया था। प्राइमरी स्कूल में अध्ययन कस्तूरबा बाई से इनकी सगाई हो गई थी, ठीक है ना, जब ये केवल 13 साल के थे। 13 साल में तो शादी हुई थी आई थिंक। ये थे कितने साल के, 8 साल के, 7 साल के। 1881 में राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई
1883 में कस्तूरबा बाई से विवाह, ठीक है ना, हो गया ना 14 साल में, ठीक है, दोनों ही 14 साल के थे। 1885 में 63 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया था। 1887 में मैट्रिक पास की, भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया, एक सत्र बाद छोड़ दिया। 1888 में प्रथम पुत्र संतान का जन्म हुआ। सितंबर में वकालत पढ़ने इंग्लैंड को रवाना हो गए थे। कई बार पूछा जाता है कि वकालत की पढ़ाई कहाँ की है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, दक्षिण अफ्रीका मत बोल देना, आपका कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए गए थे ये। तो 1888 याद रखना, जब वो इंग्लैंड के लिए गए थे पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए। 1891 में पढ़ाई पूरी कर देश लौटे थे। 1891 में माता पुतलीबाई का निधन हुआ था। मुंबई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की थी। 1893 भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। तो आपने कौन कौन से साल याद करने, एक तो 1888 में इंग्लैंड गए और फिर 1893 में ये कहाँ चले गए थे आपके, ये चले गए थे दक्षिण अफ्रीका। उन्हें सभी प्रकार के रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1894 रंगभेद का सामना, वहीं रहकर समाज कार्य और वकालत करने का फैसला। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी वहीं पे इन्होंने की थी 94 में। 1896 की बात करें तो 6 महीने के लिए स्वदेश लौटे और पत्नी तथा 2 पुत्रों को नेटाल ले गए। 1899 ब्रिटिश सेना के लिए बोर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की, ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है। 1901 में सपरिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वह जब भी आवश्यकता महसूस करें वह वापस लौट आएंगे। 1901 में देश का दौरा किया, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा बंबई में वकालत का दफ्तर खोला। 1901-1902 में 1902 में ही भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। तो याद रखना, एक बार तो 93 में गए थे और दोबारा 1902 को गए थे, तो 2 बार वो गए थे आपके कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था, कई बार पूछा जाता है इंडियन ओपिनियन। 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और एसेटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1907 में ब्लैक एक्ट, भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, पुनः कारावास दंड इन्हें मिला था। 1909 जून में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए। नवंबर में दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। तो मैंने बताया था ना स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी ने लिखी, हिंद स्वराज पूरा नाम है। 1910 में मई जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नटाल तक की पदयात्रा की। 1914 में स्वदेश वापसी के लिए जुलाई में दक्षिण अफ्रीका से रवानगी हुई। 1915 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे, ठीक है ना। और लौटे किस तारीख थे, तो 9 जनवरी, जब आपका NRI डे मनाया जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना, प्रवासी भारतीय दिवस। और ये मनाया जाता है आपका 2003 से, अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें इसकी शुरुआत की थी। अच्छा लिखा, 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ था इनका आश्रम। 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण दिया था। अभी मैंने बताया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1918 में फरवरी अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्याग्रह का नेतृत्व तथा मध्यस्थता द्वारा हल निकाला। 1919 में रॉलेट एक्ट या रॉलेट बिल पास हुआ, जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए। विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक नवजीवन के संस्थापक का पद ग्रहण किया। तो याद रखना कौन कौन से बता दी, यंग इंडिया भी इन्हीं का है, नवजीवन भी इन्हीं का है, ठीक है ना। टॉलस्टॉय फर्म भी बता दी मैंने आपको। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। केसरी हिंद पदक इन्होंने वापस लौटा दिया था। जो इन्हें कब मिला था तो मैं बता देता हूँ, इन्हें मिला था जब इन्होंने आपका जो बोल सकते बोर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की थी ब्रिटिश सेना के लिए, तब मिला था। तो केसरी हिंद वापस लौटा दिया था, ठीक है। अच्छा अखिल भारतीय, ठीक है। और द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। 1921 में बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध में बंबई में 5 दिन का उपवास किया। व्यापक अवज्ञा आंदोलन या सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1922 में चोरी चोरा की हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित किया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार किया। जज
ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष कारावास का दंड उन्हें सुनाया था। 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान उन्होंने लिखे। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा और बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय लिया। 1927 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह उन्होंने जारी रखा। बात करें आगे, एक सेकेंड, 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, पूर्ण स्वराज्य का आह्वान किया। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह, साबरमती से दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व। 1931 में गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोल मेज अधिवेशन के लिए इंग्लैंड यात्रा की थी। वापसी में महान दार्शनिक रोमा रोला से भेंट की थी। 1932 में यरवड़ा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास, यरवदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा था। 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया। साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम कर दिया था उन्होंने, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है साबरमती आश्रम का नाम, तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ा था। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की थी। 1935 में स्वास्थ्य बिगड़ा, स्वास्थ्य लाभ के लिए बंबई आए। 1936 में वर्धा के निकट सौगांव या सैगांव का चयन, जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। 1937 में अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की। 1938 में बादशाह खान के साथ NWFP का दौरा किया। यह आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट NWFP, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है ना। ये आपको कौन सा है, जो आपका गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है। 1939 में राजकोट में उपवास सत्याग्रह अभियान। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की थी। विनोबा भावे उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना था। दूसरे कौन थे आपके, तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। 1942 में हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन। क्रिप्स मिशन की असफलता हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान उनके नेतृत्व में अंतिम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह हुआ था। पूना के आगा खां महल में बंदी जहां सचिव एवं मित्र महादेव देसाई का निधन हो गया था। 1943 में वायसराय तथा भारतीय नेताओं के बीच टकराव दूर करने के लिए उपवास रखा था। 1944 में 22 फरवरी आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट, पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। 1947 सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा, नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट, देश विभाजन का विरोध, देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना। 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में सांप्रदायिक आग से झुलसे जनमानस को सांत्वना देने पहुंचे थे। 1948 में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में दिल्ली के बिड़ला भवन में 13 जनवरी से 5 दिनों तक चला जीवन का अंतिम उपवास। 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट। 30 जनवरी को नाथूराम गौडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिड़ला हाउस में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये था आपका टॉपिक, होप कि आपको पसंद आया हो। इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा जोड़ के फ़ायदा नहीं था, सारी चीज़ें लिखी हुई थी और बेहतरी से लिखी हुई थी, इसलिए मैंने सिर्फ पढ़ लिया। तो इस वीडियो का जो आपका PDF होगा वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जितनी भी वीडियोज़ मेरे द्वारा बनाई जा रही उसका टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आए। इस वीडियो को आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। तो फेसबुक पे देखने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट एकेडमी सर्च कीजिए, उसे लाइक करिए और वहाँ पे सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। हम इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।